बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 बेटा, चैप्टर नंबर 3 लास्ट टाइम करवा दिया था इससे पहले। उसके न्यूमेरिकल्स और उसकी डेरिवेशन वगैरह सब हो गई थी। अब आपका आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड मोशन, लेक्चर नंबर 8 आपका। तो बेटा इसमें आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोगों के पास डेफिनेशन आती है फोर्स की, कि व्हाट इज फोर्स। द फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस or tends to produce motion in a body. We can further say that force is an agent which stops or tends to stop the motion of a body. In simple word, we again also say that force is an agent which changes or tends to change the state of an object. देखिए बेसिकली बेटा क्या है कि फोर्स आपका एक एजेंट है जो कि जो है वो किसी भी बॉडी में जो है वो मोशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। या कोई भी बॉडी जो है वो रुकी भी हो तो फोर्स उसको जो है वो चलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सही है। तो फोर्स इज एन एजेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ हो या चल रहा हो तो उसको मूव करवा जो है उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, या एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो ताकत इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी फोर्स की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद आपके पास आती है मोशन और रेस्ट। के मोशन क्या है? सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अगर चेंज कर रहा है तो पहले वो पॉइंट ए पर था, फिर उसके बाद वो पॉइंट बी पर आ गया, तो ये जो उसकी पोजीशन में चेंजेस आई हैं इसको हम कहेंगे उसका मोशन। सही है। कि उसकी पोजीशन में आने वाली चेंजेस को हम क्या कहेंगे कि वो अपनी मोशन की स्टेट में, ठीक है, मूव कर रहा है। और रेस्ट क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल बुक एक टेबल पे रखी हुई है, वो रेस्ट में है। एक बॉल जमीन पे पड़ी हुई है, वो रेस्ट में है। ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है। अब आपके पास बेटा इसमें 3 किस्म के लॉज होते हैं और ये तीनों लॉज जो है वो न्यूटन्स ने दिए थे, इस वजह से हम उसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। और 3 किस्म के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। सबसे पहले आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है। और एग्जाम में बेटा इसका सम टाइम जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बजाय आपको ये बोल देंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया डिफाइन करें। तो बेटा आप सिंपल वर्ड्स में क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। तो नाम याद रखिएगा इसका। और ये लॉ आपको बोलता क्या है कि एवरीबॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ until it is acted upon by an external or unbalanced force to change its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। कि कोई भी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहती है स्ट्रेट पाथ के अंदर, अनटिल इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो। सही है। जो कि इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को या मोशन को चेंज कर दे। यानी इन अदर वर्ड ये लॉ हमें ये बता रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो उसको रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए जो है वो फोर्स की जरूरत पड़ती है। देखिए पहले तो जो है सिंपल सी चीज के, एक बात तो बहुत आसान सी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो लाजमी बात है कि उसको चलाने के लिए जो फोर्स जरूरत पड़ेगी वो आपकी जो है वो जो आपके पास उसको चलाने के लिए आपको लाजमी बात है किसी ना किसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो लॉ का पहला हिस्सा तो बहुत आसान सा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो और आपको मूव करवाना है तो उसको मूव करवाने के लिए आप फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। बट
इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमें क्या बोल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है बेटा कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे होंगे, कभी तेज हो रही है, कभी हल्की हो रही है, कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। सही है, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होगी, वो अपने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। जैसे कि जो है वो सूरज की मूवमेंट, जो वो सॉरी जमीन की मूवमेंट सूरज के गिर्द, अब जमीन जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स वेलोसिटी से मूव करती रहती है। सही है, सूरज के अराउंड, अराउंड द सन। ठीक है, अब क्या होता है, कभी भी जो है आपकी जमीन की वेलोसिटी में फर्क नहीं आता। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई सा महीना पहले आ जाए, या जो है वो दिन पहले आ जाए, रात देर में आ जाए, या रात जल्दी खत्म हो जाए दिन पहले आ जाए। कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जमीन की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। सही है, वो एक यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रही है। तो यहां पर वही बात है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर बोल रहा है कि जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहा है तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स होगी, अप्लाई होगी। और अगर कोई फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप सिंपल ये ले सकते हैं कि देखिए जमीन पर अगर हम एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो बॉल कहीं ना कहीं पर आकर नीचे गिर जाती है, या एक बॉल अगर जमीन पर रोल होती भी जा रही है तो वो बॉल किसी ना किसी पॉइंट पर आके रुकेगी जरूर। अगर फील्डर उसको ना रोके तब भी वो रुक जाएगी, क्योंकि जमीन पर तो जो है वो कई फोर्सेस उस बॉल पर अप्लाई हो रही होती हैं। एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही होती है, इसके अलावा ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है, जो कि उस बॉल को रोक देती है। बट स्पेस में अगर हम किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल रुकती नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, मूव करती रहेगी। अगर आप 100 साल बाद भी जाकर देखो वहां पर तो वो बॉल आपको उसी तरह मूव करती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि स्पेस में किसी किस्म की ग्रेविटी नहीं है, किसी किस्म की एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और कोई दूसरी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है जो कि उस बॉल को रोके। तो वो बॉल 100 साल तक, 200 साल तक भी वहीं पर ही जो है वो मूव करती रहेगी, अगर आप वहां पर कोई चीज ड्रॉप करते हो तो। ठीक है, तो फ्लोट करती रहेगी। तो ये उस लॉ का दूसरा हिस्सा है कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। सही है, सिर्फ चलाने के लिए ही फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी आपको फोर्स की जरूरत पड़ती है, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। और अगर फोर्स ना हो तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। तो बेटा यहाँ पर उसी लॉ की एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो मैंने आपको अभी दी थी, कि दो पार्ट हैं इसके, when a body is at rest and when a body with uniform velocity is moving with uniform velocity। तो वही बात इन्होंने बताई है यहाँ पर, जो आपको एग्जाम में लिखनी भी होती है, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्टिंग पोजीशन में ही रहेगा अंटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग पोजीशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअसली मूव ही करता रहेगा अंटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये तो हो गया आप लोगों का पहला लॉ। ठीक है, अब आप लोगों के पास आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कहता है? व्हेन अ फोर्स acts on an object, it produces an acceleration which is directly proportional to the amount of the force and inversely proportional to the product of masses। कि अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, और एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। सही है, यानी कि आप बेटा ये कह सकते हैं कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगी। सही है, इसके सिंपल से एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एक ग्राउंड में फुटबॉल रखी हुई है, फर्श पे, जमीन पे फुटबॉल रखी हुई है, और आपने जो है उस फुटबॉल को अपने पाँव से हिट किया। तो आपके हिट करने से पहले तो फुटबॉल बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में थी ना, अब आपने हिट किया तो वो फुटबॉल ने आगे जाना शुरू कर दिया। सही है, वो फुटबॉल आगे गई रोल होते हुए। अब आपके हिट करने की वजह से उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आई।
आपके हिट करने की वजह से उस फुटबॉल की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आई, और वो जो फुटबॉल की वेलोसिटी में आने वाली चेंजेस हैं, उस चेंजेस ने किस चीज को जनरेट किया? एक्सेलरेशन को। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था ना आपको कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि वेलोसिटी में आने वाली चेंजेस को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, इसके दो फैक्टर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और वो यहाँ पर उसी एक्सेलरेशन से अपनी बात स्टार्ट कर रहा है कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करी, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हुई, और वो जो एक्सेलरेशन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स, कि जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन जनरेट होगी। ठीक है, जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा जनरेट होगी। सही है, यानी आप एक बॉल को जितनी ताकत से हिट करोगे वो उतना ही तेजी से आगे जाएगी, और जितना तेजी से वो आगे जाएगी इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन उतनी ही तेजी से आ रही है, क्योंकि जितना वो तेजी से आगे जाएगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही तेजी से चेंज होगी, और जितनी तेजी से वो चेंज होगी इसका मतलब है कि उतनी ही उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होगी। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स, कि जितनी आपने फोर्स लगाई उतनी ही उसके अंदर एक्सेलरेशन जनरेट हुई। और दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मास, कि मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? कि जितनी आपने फोर्स लगाई भी है, सही है, लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। यानी अगर वो मास ज्यादा है, हैवी मास है, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, और अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन भी कम होगी, क्योंकि जितना हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती है, और जितना जो है वो आपका लाइट ऑब्जेक्ट होगा उसको मूव करने में उतनी ही आसानी होगी। अब एक फुटबॉल जो है वो 1 kg की है, आपने उसको हिट किया, वो आगे मूव हो गई स्पीड में। एक फुटबॉल जो है वो 10 kg की है, आपने उसको हिट किया, तो आप बेशक जितनी भी फोर्स लगाओ, जितनी भी ताकत से उसको हिट करोगे, लेकिन वो 1 kg की तरह आगे तेजी में मूव नहीं होगी, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। सही है, 10 kg बहुत ज्यादा मास है, तो वो आगे मूव तो हो जाएगी बट उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। और वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है? कि उसमें एक्सेलरेशन कम होगी, और एक्सेलरेशन कम, और वही बात इसमें यहाँ पर बताइए कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना मास होगा एक्सेलरेशन उसकी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज इसकी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। इट इज वेल नोन द फैक्ट दैट if we push a body with greater force, then its velocity increases, and change the velocity takes place in the direction of the force. If we applied a certain force F on a mass m, then it moves with certain velocity in the direction of the force. If the force becomes twice, then its velocity will also increase 2 times. वही बात है कि जितना आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतनी ही उसमें जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वो वेलोसिटी जो है वो 2 times होगी। ठीक है अगर आप किसी के ऊपर जो है वो फोर्स 2 टाइम अप्लाई कर रहे हो तो वेलोसिटी भी 2 times होगी। ठीक है, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी। सही है, और अगर ऑब्जेक्ट का वेट हैवी है तो उसकी एक्सेलरेशन उतनी ही जो है वो कम होगी जितना उसका वेट ज्यादा होगा। तो आपके पास यहाँ डेरिवेशन आती है, आपके पास यहाँ पर डेरिवेशन आती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। When a force acts on an object, it produces an acceleration which is directly proportional to the amount of the force. बेटा देखिए, अब एग्जाम में आपके पास एक फॉर्मूला इस लॉ के साथ प्रूफ करने के लिए आता है। सवाल कुछ इस तरीके से बनता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पर आपको उसकी स्टेटमेंट देनी है और साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो बोलते हैं ऑल्सो ड्राइव द फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए,
और आपको साथ में उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करना है जो कि F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि ये फॉर्मूला है। तो पहली बात तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है, और वो याद हो जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे, आपको फॉर्मूला खुद ही याद होते जाएंगे। तो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट कैसे होती है? डेरिवेशन में भी बेटा वही काम है जैसा आपने चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेशन की थी, कि आपको कुछ स्टेप्स याद रखने, कुछ टेक्निक्स याद रखनी है, तो आपके लिए डेरिवेशन का फॉर्मूला ड्राइव करना बहुत ईजी होगा। तो पहला तो ये देखें आपके पास कि इस लॉ के दो हिस्से थे। पहला क्या था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद आप लोगों के पास है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो उन्होंने क्या बोला है कि जितना मास होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन। तो बेटा याद रखें कि ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और डायरेक्टली में जो है वो डायरेक्टली न्यूमरेटर में आता है, और इनवर्सली में 1 अपॉन का फैक्टर लगता है, यानी कि ए ये इनवर्सली कहलाएगा, अब की बार ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 1 अपॉन एम करके लिखा हुआ है। अगर सिंपल एम लिखा हुआ होता तो इसका मतलब था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली में जो है वो 1 अपॉन करके होता है, तो यहाँ पर ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर आप अपनी दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आपने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, तो ए वाली साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सेम थी, वो एक ही दफा आ गई, और राइट हैंड साइड में इसका एफ, क्योंकि वो न्यूमरेटर में था, ऊपर की तरफ था, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एफ हो गया, और एम क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पर आ गया एफ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय एम, यानी ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम हो गया। अब बेटा यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो उसके साथ कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ ये प्रोपोर्शनल है, जब इसका साइन हटेगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू और के, सही है, इज इक्वल टू और के आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम हो जाएगा। सही है, प्रोपोर्शनैलिटी हटा, इज इक्वल टू के आ गया। अब अगर के की वैल्यू 1 है तो बेटा सिंपल यहां पर क्या आ जाएगा, अगर के की वैल्यू 1 है, सही है, हम के की वैल्यू 1 लेकर यहाँ पर क्या कर देंगे, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, फिर सिंपल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। आसानी के लिए आपको लिख भी देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर एफ अपॉन एम ये आ गया आपका, क्योंकि एफ अपॉन एम जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 तो आइडेंटिटी है, तो उससे जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही फॉर्म दोबारा आ जाती है, तो यहाँ पर आ गया ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। और फाइनल स्टेप में क्या आपका, ये एम यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, मैथ्स आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई भी चीज जब डिवाइड होती है तो ऑपोजिट साइड जाकर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एम ऑपोजिट साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ बराबर हो जाएगा आपका एम ए के बराबर। तो ये आपकी डेरिवेशन ड्राइव हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा यहाँ तक बता दें, कोई प्रॉब्लम है इसमें? जी बेटा, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके, अब ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 2 लॉस आपके कंप्लीट हो गए। थर्ड वन है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बेटा क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी जो भी आप एक्शन अप्लाई करते हो, रिएक्शन बिल्कुल आपके एक्शन के इक्वल आएगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सही है, यानी अगर आप किसी जगह पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो
तो रिएक्शन जो होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इन अदर वर्ड हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपकी फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जनरेट करता है, ठीक है, रेजिस्ट करता है और अपने मूवमेंट को रोकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फोर्स ज्यादा है या उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। अगर आपकी फोर्स ज्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, और अगर आपकी जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट की तो वो मूव नहीं करेगा, आपकी फोर्स जाया जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, कार को हमें धक्का लगाना है, सही है। अब कोई भी बंदा है, सही है, कोई भी लड़का है उस कार को धक्का लगा रहा है, वो कार को धक्का लगा लेगा, कार थोड़ा सा आगे चली जाएगी, सही है। लेकिन अगर उसी लड़के को बोलो कि किसी ट्रक को, सही है, या किसी हैवी व्हीकल को जो कि 4 व्हीलर से ज्यादा हो, 8 व्हीलर है, कुछ और है, सही है, अगर उसको धक्का लगाना है, अब अगर वो उसको अकेले धक्का लगा रहा है, पुश कर रहा है, तो वो मूव नहीं होगा क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस आपकी फोर्स से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपकी फोर्स जो होगी वो जाया होगी, ठीक है, और वो उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके मोशन में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएंगी। जबकि कार वाले केस में क्या होगा, आपने फोर्स अप्लाई की, कार भी आपको रिएक्शन देगी, ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी, बट उस कार की फोर्स आपकी फोर्स के मुकाबले में क्या होगी, वीक होगी, सही है। उसका रेजिस्टर, उसका जो रिएक्शन होगा वो आपके फोर्स के मुकाबले में क्या होगा, वीक रिएक्शन होगा, और इस वजह से आप उसको आगे की तरफ मूव करवा लेंगे। तो यहां पर यही बात है कि जितनी भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट उतना ही जो है वो इक्वल डायरेक्शन में ऑपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है। और ये फोर्सेस आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि अगर आप उसको जो है वो एक कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो उसका जो रिएक्शन होगा वो आपकी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस वजह से उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, तो इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव साइन रखता है। जैसे यहां पर फोर्स ये आपका एक्शन है, नेगेटिव साइन के साथ फोर्स ये आपका रिएक्शन है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द टू फोर्सेस आर पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर वही बात बोल दी है कि ये फोर्सेस आपस में जो है वो पैरेलल तो हैं बट उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। एग्जाम्पल, वी वॉक ऑन द ग्राउंड, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड and as a reaction the ground pushes us forward. Due to this reaction we are able to move on the ground. देखिए बेटा, और जैसे हम ग्राउंड पर वॉक करते हैं तो वॉक करते वक्त कभी अपने फुट स्टेप को जो है वो नोट करिएगा कि होता क्या है कि जब हम अपना एक फुट स्टेप आगे रखते हैं तो उस फुट स्टेप से जो है हम अपने आप को बैकवर्ड पुश कर रहे होते हैं, यानी अगला पांव आपको आगे ले जाने के लिए, सही है, पिछला पांव आपको यानी पिछला फुट आपको आगे करने के लिए पहले वाले फुट को पीछे करना पड़ता है, उसको पीछे की तरफ पुश करना पड़ता है, सही है। तो जब भी हम किसी ग्राउंड में मूव करते हैं तो जब हम अपने ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं और रिएक्शन के तौर पर ग्राउंड हमें फॉरवर्ड पुश करता है, जिसकी वजह से हमारा सेकंड फुट जो है वो आगे की तरफ चला जाता है, सही है, और जो पहले वाला फुट है वो बैक पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग जो है वो एबल होते हैं ग्राउंड पर वॉक करने के। अगर ग्राउंड हमें रिएक्शन ना दे रहा होता और हमें फॉरवर्ड पुश नहीं कर रहा होता तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम उसके ऊपर वॉक कर सकते, ठीक है। जैसा कि जो है वो किसी बहुत ज्यादा ऑयली सरफेस पर होता है, जैसे कि किसी बहुत ज्यादा ऑयली सरफेस पर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पर बहुत ज्यादा ऑयल गिरा हुआ है फ्लोर के ऊपर, अब आप उसके ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, एक्शन और रिएक्शन इक्वल नहीं होते, तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल ना होने की वजह से होता क्या है, एक्शन और रिएक्शन जब इक्वल नहीं होते तो होता क्या है कि हम उसके ऊपर स्लिप कर जाते हैं, ठीक है, और हमारे स्लिप करने की वजह से हम उसके ऊपर मूव नहीं हो पाते, ठीक है।
इसी तरह जो है बर्फ की सिल है, अगर उसके ऊपर कोई चल रहा है तो क्या होगा, बर्फ की सिल पर प्रॉपर वॉक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर एक्शन रिएक्शन इक्वल नहीं होता। तो सर आपकी आवाज। बेटा अब आ रही है क्लियर? अब आ रही है बेटा क्लियर? तो बेटा देखें, जब एक्शन और रिएक्शन यस आप, सर। ठीक है, तो बेटा जब आपका जो है किसी आप बर्फ की सिल पर मूव कर रहे हैं तो उस वक्त भी जो है वो आपकी यस सर। ठीक है बेटा, ओके, तो उस वक्त भी आपका एक्शन और रिएक्शन जो है वो आपका इक्वल नहीं होता, सही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बजाय फॉरवर्ड मूव करने के स्लिप कर जाते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड पे मूव करना इसलिए आसान होता है क्योंकि जितना आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही जो है वो इक्वल आपको रिएक्शन दे रहा होता है। दूसरी एग्जांपल, इफ अ बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, it exerts some force on the table which is equal to the weight of the book. The table as a reaction pushes the book upward. तो होता क्या है कि अगर हम किसी टेबल पर फॉर एग्जांपल हमने एक बुक रखी हुई है, अब जैसे ही हमने जो है वो बुक को टेबल पे रखा हुआ है तो बुक अपना सारा वेट क्या कर रही होती है, टेबल पे डाल रही होती है, सही है, और एट द सेम टाइम टेबल जो है उस बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही होती है, सही है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन इक्वल होने की वजह से जो है वो बुक अपने टेबल पर जो है वो कांस्टेंट रहती है, सही है, रुकी रहती है, सही, और यही वजह है कि वो बुक टेबल पर जो है वो रुकी रहती है और उसमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होती क्योंकि उसके एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होती है वो इक्वल होती है। सेम प्रोसीजर स्विमिंग में अप्लाई होता है कि जब भी कोई बॉडी स्विम करती है, कोई भी पर्सन स्विम कर रहा है, वो अपना वेट पानी की तरफ डालता है और पानी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो उसको ऊपर रखती है, और इन दोनों के दरमियान जो इक्वल होती है यानी इनका जो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसी वजह से जो नए स्विमर्स होते हैं जिनको स्विमिंग करना नहीं आती, क्या होता है कि जब वो पानी में अपना वेट डालते हैं तो वो अपना वेट एकदम सारा डाल देते हैं, ठीक है, और पानी की अपथ्रस्ट फोर्स लेवल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, एकदम वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, डूबना शुरू हो जाते हैं, सही है, नई नई स्विमिंग जो करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्सेस इक्वल नहीं होती। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल रखने के लिए, स्टेशनरी रखने के लिए एक्शन और रिएक्शन यानी आपकी फोर्सेस का इक्वल होना जरूरी है और उसके दरमियान में बैलेंस रखना भी जरूरी है। तो ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसके बाद है आपके पास इनर्शिया, और बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ये उसी में से जनरेट हुआ है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो आपको पढ़ाया था, इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, inertia is a tendency of a body to resist a change in its state। वही बात है बेटा कि अगर आप किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करना चाहें तो वो बॉडी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, जो वो रेजिस्ट कर रही होती है अपने स्टेट को चेंज करने में, जो वो आपकी ऑपोजिट फोर्स लगा रही होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस हर बॉडी में होती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सही है, लिविंग में तो ऑब्वियसली होगी। बेटा ये यस सर। ठीक है, बस ये बेटा लास्ट डेफिनेशन ही करवानी थी, इसके बाद तो फिर क्लास एंड कर रहा हूँ। बेटा इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट, कि किसी भी बॉडी में जो आपका रेजिस्टेंस होती है, किसी भी बॉडी पर जब आप जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो बॉडी रेजिस्ट करती है आपके उस एक्शन के अगेंस्ट, और ये जो उसकी रेजिस्टेंस होती है आपके उस एक्शन के अगेंस्ट, उसको हम कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट आपको रिएक्शन फोर्स देता है आपके एक्शन के अगेंस्ट, वैसे ही जो है वो बॉडी के अपना एक्शन, बॉडी के अपनी रेजिस्टेंस जो आपके एक्शन को रेजिस्ट कर रही होती है वो आपकी कहलाती है इनर्शिया। क्लियर है बात बेटा? बस तो फिर बेटा इसमें एंड करते हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह फिर कल क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।